चिलचिलाती हुई गर्मी पड़ रही थी। जून का महीना था। चारों तरफ यहाँ तक कि पशु पक्षी जितने भी इंसान थे धरती पर, सब बिल्कुल हैरान परेशान थे। अचानक दिल्ली के रेलवे स्टेशन से करीब 10 किलोमीटर दूर के एक चौराहे से एक महिला, जिसने गर्मी से अपने आप को और लू से अपने आप को बचाने के लिए अपना पूरा चेहरा अपने दुपट्टे से ढक रखा है, वो एक टेम्पू का, एक रिक्शे का इंतजार कर रही थी। अब टेम्पू वाले तो उसे बैठाते नहीं हैं, कई टेम्पू वालों को वो हाथ देती है, टैक्सी वाले उसे नहीं बैठाते हैं, लेकिन फिर वो जो रिक्शे वाले होते हैं, रिक्शे वालों को हाथ देना शुरू करती है। क्योंकि रेलवे स्टेशन पर जाकर उसे ट्रेन पकड़नी थी चंडीगढ़ के लिए, लेकिन वो देखती है कि रिक्शे वाले जब आ रहे हैं उसके पास, जो भी रिक्शे वाले आ रहे हैं वो बोल रहे हैं कि भैया मुझे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना है। तो जितने भी रेलवे स्टेशन पर जाने वाले रिक्शे वाले हैं वो सब 250 से 300 की मांग कर रहे हैं। अब वो उन रिक्शे वालों से रिक्वेस्ट करती है कि भैया अभी ज़्यादा दूरी नहीं है, 8-10 किलोमीटर की बात है, इतना तो पैसा लगता नहीं। अचानक 3-4 रिक्शे वाले इकट्ठे आ जाते हैं और 3-4 रिक्शे वाले उससे इकट्ठे बात करने लगते हैं और वो रिक्शे वालों से बात करने लगती है। सारे रिक्शे वाले एक एक करके वहां से चले जा रहे थे एक एक करके, क्योंकि ऐसा मामला था कि जो रिक्शावान आ रहा था, जो रिक्शावान से वो महिला बात कर रही थी, जिसने अपने पूरे मुंह पर गर्मी को से बचाने के लिए, लू से बचने के लिए अपने पूरे मुंह को कवर कर रखा था, वो उस महिला से पैसे की ज्यादा मांग कर रहे थे। जबकि महिला कह रही थी कि भैया 80 और 100 रुपया किराया है, बराबर आती जाती हूँ, आप ले लीजिए और हमें वहां तक छोड़ दीजिए। लेकिन कोई भी रिक्शेवान तैयार नहीं होता है। अचानक रोड के उस पार से एक रिक्शावान, जो काफी देर से देख रहा था कि वो महिला अकेली है, बहुत परेशान है, गर्मी भीषण पड़ रही है, कि देर उहापोह की स्थिति में काफी देर सोचकर उस महिला के पास लाकर अपना रिक्शा रोकता है। हालांकि उस व्यक्ति ने भी अपने मुंह पर पूरी तरीके से गमछा लपेटा हुआ था, वो रिक्शावान भी अपने को गर्मी से पूरी तरीके से बचा रहा था। अब जब महिला के पास वो रिक्शावान लेकर अपना रिक्शा रुकता है तो महिला उससे पूछती है कि भैया मुझे दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना है। तो वो महिला से पूछता है कि ठीक है मैम, हम आपको लेकर चलेंगे, लेकिन ये जो इतने रिक्शेवान काफ़ी देर से आप बात कर रही हो, काफ़ी देर से आप परेशान हो, मैम ऐसा क्या हो गया कि आपको कोई रिक्शावान ले जाने के लिए तैयार नहीं है। तो महिला कहती है कि भैया दरअसल ऐसा है कि ये लोग बहुत ज़्यादा पैसे की डिमांड कर रहे हैं, 200-250 रुपये, और इतना तो किराया भी नहीं होता। मैं कई बार यहाँ से आई हूँ, गई हूँ, ये लोग ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। तो मैडम से कहता है, महिला से कहता है कि आप कितना देना चाहती हैं। मैं 80 रुपया देना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है मैडम, कोई बात नहीं, आप बैठो, मेरी बोहनी भी नहीं हुई है और मुझे आप ठीक ठाक देखने में लग रही है, बातचीत करने में लग रही हैं, आप बैठ जाओ। वो रिक्शावान उस महिला को अपने रिक्शे पर बैठा लेता है। अब वो रिक्शा लेकर बेचारा उस गर्मी में थका हारा खींचता हुआ आगे की तरफ रोड पर आगे बढ़ता है। अभी 2 किलोमीटर उसने रिक्शा चलाया था कि वो एकदम बेचारा प्यासा हो जाता है। आगे रिक्शा और बढ़ाते हुए देखता है कि रोड के किनारे एक प्याऊ लगा हुआ है, जिस पे लिखा हुआ है यहाँ पर शीतल जल निःशुल्क उपलब्ध है। अब उस महिला से कहता है कि मैम अगर आपको बुरा ना लगे तो मुझे प्यास बहुत तेजी से लगी है, मैं पानी पी लूं। तो वो महिला कहती है कि ठीक है भैया, इसमें क्या बात है, आप आराम से पानी पी लो, रिक्शा रोड के किनारे खड़ा कर दो। अब वो अपना रिक्शा रोड के किनारे खड़ा कर देता है और फिर मैडम उसे एक अपना बोतल देती है, कहती है भैया मेरे लिए भी इसमें थोड़ा सा पानी लेकर चले आना। अब रिक्शावान मैडम से बोतल लेता है, फिर उस बोतल में खुद पानी पीता है, उसके बाद पानी भर के मैडम को धुल के उस बोतल को लाकर मैडम को दे देता है। इस बार जब वो पानी पीने जाता है तो मैडम की बोतल से जब पानी पीते पीते उसे अचानक लगता है कि नहीं यार, पानी पीने में मजा नहीं आ रहा। वो हाथ लगा के अपना पानी पीता है और पानी पीने के दौरान उसके मुंह पर जो उसने गमछे बांध रखे थे गर्मी के बचाव के लिए, उस गमछे को खोल देता है। और जैसे ही गमछे को खोलता है, वो महिला जो उसके रिक्शे पर अभी कुछ देर पहले ही सवार हुई थी, वो देखती हैं और न उस अपने रिक्शे वाले को देखती ही रहती हैं, काफ़ी देर तक देखती रहती हैं। और फिर वो रिक्शावान फिर अपने गमछे को अपने मुंह पर जैसे बांधा था वैसे बांध कर फिर से आता है और मैडम को बोतल पकड़ाता है। मैडम उसे धन्यवाद देती हैं और उसके बाद फिर उसी ताकत से, उसी हौसले के साथ रोड के ऊपर दौड़ाने लगता है।
अभी कुछ दूर ही उसे रिक्शा चलाते हुआ अचानक से उसे लगता है कि उसके सर पे कुछ आ गया। दरअसल रिक्शे में आपने देखा होगा कि आगे का भाग खुला होता है। अब महिला उसके ऊपर, महिला के पास एक छतरी होती है, महिला के पास एक छाता होता है, वो छाता उसके ऊपर तान देती है और फिर वो कहता है कि अरे मैडम, आप ये कृपा मेरे ऊपर क्यों कर रही हैं, हमारा रोज का काम है मैम, हम खून पसीने की कमाई कमाते हैं। तो वो महिला कहती है कि भैया ठीक है, कोई बात नहीं, ये हमारा दायित्व तो बनता है, हमने जो इंसानियत बस करना था वो किया। आप इतनी गर्मी में, इतनी धूप में, इतनी लूप में मेरे लिए मात्र 80 रुपए में मुझे रेलवे स्टेशन तक पहुंचा रहे हैं, जबकि और रिक्शे वालों के अंदर तो इंसानियत ही नहीं बची है। कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं। वो अपना रिक्शा अपनी धुन में खींचता हुआ जाता है और जैसे ही वो रेलवे स्टेशन नई दिल्ली के पास पहुंचता है दोस्तों, मैडम नीचे उतरती हैं, उससे पूछती हैं कि भैया ये 100 रुपए हैं, आप रख लो। वो कहता है कि मैडम, हमारी आपकी बात 80 रुपए में हुई थी, आप 20 रुपया मुझसे ले लो। वो कहती हैं कि नहीं, आप 20 रुपया वो भी रख लो। लेकिन वो रिक्शावान उस 20 रुपए को नहीं रखना चाहता था। अचानक से जैसे ही महिला अपने मुंह पर जो उन्होंने दुपट्टा लगा रखा था, वो दुपट्टा जैसे खोलती हैं, अचानक से उस रिक्शेवान की नज़र उस महिला पर पड़ती है और महिला ने उस रिक्शेवान को पहले ही देख लिया था जब वो पानी लाने गया था उनके लिए और खुद पानी पीने के लिए गया था। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं, दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं। और जब ये दोनों, एक रिक्शावान और एक ठीक ठाक कपड़ों में ठीक ठाक लग रही पढ़ी लिखी महिला, जब ये आलम वहां पर इकट्ठा हुए लोग देखते हैं तो एक बार समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि एक रिक्शावान और एक ठीक ठाक दिखने वाली महिला दोनों एक दूसरे को देखकर सिर्फ उनके आंखों से आंसू के अलावा कुछ आ ही नहीं रहा है। सब लोग हैरान परेशान हो जाते हैं ये देखकर कि आखिर ये दोनों एक दूसरे से, क्या ऐसा मैटर है, क्या ऐसा मामला है जो दोनों एक दूसरे को देखकर रोजे जा रहे हैं, चुप होने का नाम ले नहीं रहे हैं। अचानक वो भीड़ बढ़ती जाती है और दोनों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगते हैं। दोनों के बीच ऐसा क्या रिश्ता था जो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही हैरान परेशान थे, रोने लगे थे। आखिर क्या थी दोनों के पीछे की कहानी? कहानी बहुत ही भावुक करने वाली, दिल को छूने वाली कहानी है दोस्तों। ऐसी कहानी आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे सपोर्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसी कहानी लाते रहें। कहानी शुरू करने से पहले उन लोगों के नाम जिन लोगों का प्यारा सा कमेंट पिछली कहानी पर आया था, और आपसे भी ये उम्मीद रहेगी आपका प्यारा सा कमेंट अगर हमें इस कहानी पर प्राप्त होता है तो अगली कहानी में हम आपका नाम जरूर लेंगे। दोस्तों, पहला नाम है लाल मोहम्मद का, नाम है रामचरण अहिरवार का, विजयपाल सिंह भदौरिया है, क्षत्रिय महासभा मंडलीय संगठन मंत्री, गंगापुर आजाद नगर। राज सिंह है सीतापुर उत्तर प्रदेश से, आजाद सिंह है झांसी सीहोर से, और श्रवण कुमार है भिठाई हरदोई से, जिनका कमेंट हमें हमेशा मिलता रहता है। तो ये उन लोगों के नाम है। आप भी ये पूरी कहानी किस जिले से, किस राज्य से, किस प्रदेश से देख रहे थे, हमें ये जरूर बता दीजिएगा ताकि हम अगली कहानी में आपका नाम ले पाएं। फिलहाल बिना देरी किए हुए, बिना आपका समय जाया किए हुए कहानी की तरफ वापस लौटते हैं। दोस्तों, दरअसल कहानी शुरू होती है, उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है आजमगढ़। आजमगढ़ का रहने वाला मुकेश कुमार। मुकेश कुमार के पास खेती बाड़ी की कोई कमी नहीं थी। मुकेश कुमार अपने माता पिता की अकेली संतान था। अब जब वो बड़ा हो जाता है उम्र के साथ, उसने ठीक ठाक पढ़ाई ग्रेजुएशन कर ली, और जब वो उम्र के साथ बड़ा हो जाता है तो उसके माँ का उत्तरदायित्व तो बनता है, या हर माता पिता की एक ख्वाहिश होती है कि उससे के बच्चे ने अब ठीक ठाक पढ़ाई कर ली है और वो कहीं लाइन पाइन से लग जाए, अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, फिर उसकी शादी कर दी जाए। और अब ग्रेजुएशन करने के बाद मुकेश की एक प्राइवेट नौकरी लग जाती है कंपनी में। ठीक ठाक सैलरी में वो अपने गांव में, अपने घर में जीवन अपना यापन करने लगता है जैसे तैसे, और उसके माता पिता भी बहुत खुश होते हैं और उसके लिए शादियां देखने का सिलसिला शुरू होता है। और शादियां उसके लिए बहुत सारी आ रही थी, लेकिन उसके माता पिता ये चाह रहे थे कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो देखने में ठीक ठाक हो, जो सामाजिक ताने बाने में अच्छी तरीके से फिट बैठे, जो सही तरीके से घर परिवार को चला पाए। और उनकी ये खोज 4-5 लड़की देखने के बाद पूरी हो जाती है। एक रिश्ता आता है, छठवां रिश्ता आता है। 5 लड़कियों को मुकेश अपनी तरफ से, उसके परिवार वाले या
उन लड़कियों के परिवार वाले मुकेश को रिजेक्ट कर चुके थे। लेकिन जो छठा रिश्ता आता है, गांव के जहां का मुकेश रहने वाला था, वहीं से महज 10 किलोमीटर दूर एक लड़की का रिश्ता आता है। का नाम होता है अंजलि। अंजलि देखने में खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी, ग्रेजुएशन उसने भी कंप्लीट कर रखा था। अब जब अंजलि दुल्हन बनकर मुकेश के घर आती है और जब मुकेश सुहाग रात के दिन अंजलि को देखता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। हालांकि उसने शादी के पहले अंजलि का मुंह तक नहीं देखा था। उसने अपने माता पिता के ऊपर सारी चीज़ें छोड़ दी थी। अपने माता पिता से कहा था कि आप लोग जैसा करेंगे हमारे लिए अच्छा करेंगे। जब उस दिन वो अपनी दुल्हन की सूरत देखता है तो उसे अपने माँ बाप के ऊपर एक बार फक्र महसूस होता है। जिंदगी की गाड़ी धीरे धीरे चलने लगती है। अब एक दिन जब 1 डेढ़ साल बीत जाता है, तब अंजलि मुकेश से कहती है कि मुकेश, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है और मैं अब 1 डेढ़ साल की हमारी तुम्हारी शादी हो गई है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं कोई नौकरी कर लूँ या जॉब कर लूँ। मुकेश कहता है कि ठीक है, देखो हम तो एक प्राइवेट कंपनी में 15-20 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, जीवन अच्छा चल रहा है। अगर तुम चाहती हो तो कोई बात नहीं, तुम पढ़ो, हम तुम्हारा खूब सपोर्ट करेंगे। अंजलि को पढ़ने के लिए पूरी तरीके से छूट मिल जाती है और अंजलि को एक कोचिंग की तैयारी करने के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ पर यूपीएससी की तैयारी होती है, जहाँ से लोग पढ़कर डीएम और एसपी बनते हैं। अंजलि वहाँ पर पढ़ने चली जाती है। शहर की ही कोचिंग थी। धीरे धीरे उसकी लगन और मेहनत को देखते हुए उसके सास ससुर यानी कि मुकेश के माता पिता भी उसे सपोर्ट करने लगते हैं और धीरे धीरे वो अपना पढ़ाई करती जाती है। मुकेश को भी अच्छा लगता है। एक बार वो यूपीएससी की परीक्षा देती है, प्री क्वालिफाई कर जाती है, मेंस क्वालिफाई कर जाती है, लेकिन इंटरव्यू में वो फेल हो जाती है। मुकेश को लगता है कि अगर काश थोड़ी सी मेहनत मेरी पत्नी और कर लेगी, तब हो सकता है कि ये अधिकारी बन जाए। और इतना करने में 4 साल का जीवन गुजर जाता है, यानी कि दोनों के शादी का जीवन अब टोटल 5 साल हो चुका था। अब कोचिंग करने के लिए उसका पति मुकेश अपने घर से दूर एक शहर भेज देता है। जब वो शहर में जाती है तो वहाँ पर कई उसकी सहेलियाँ बन जाती हैं और जब कई सहेलियाँ बन जाती हैं तो उन सहेलियों से लगातार फ़ोन पर बातें करने लगती है। और जब ये चीज़ें मुकेश अपनी पत्नी अंजलि के पास फ़ोन मिलाता तो उसका नंबर लगातार वेटिंग में आता। ये बात मुकेश को अच्छी नहीं लगती है और एक बार जब अंजलि छुट्टी लेकर किसी त्योहार में अपने ससुराल आती है तो मुकेश उससे पूछता है कि तुम कहाँ लगातार बात करती हो। तो वो कहती है कि दरअसल मैं अपनी सहेलियों से बात करता हूँ। तो वो कहती है कि दरअसल मैं अपनी सहेलियों से बात करती हूँ। लेकिन मुकेश कहता है कि नहीं, तुम्हारा चक्कर वहाँ जाकर किसी और से हो गया है, चरित्र की हीन हो गई हो। जब ऐसी बातें अंजलि अपने पति के मुंह से सुनती है, जिस पति ने उसे पढ़ने के लिए बाहर भेजा था, एक यकीन पर, एक विश्वास पर, तब उसे बहुत बुरा लगता है। दोनों में आपस में बात इतनी बढ़ जाती है कि मुकेश उसे खींच कर अंजलि को तमाचा मार देता है और फिर अंजलि अपने पिताजी को फ़ोन कर देती है। पिताजी उसके आते हैं, उसके बाद उसे अपने पास लेकर चले जाते हैं। अंजलि अपने मायके चली जाती है। मायके में वो रहने लगती है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। उसके बाद उसके माता पिता उसको पढ़ाई कराने लगते हैं। अब वो फिर से पढ़ाई करने लगती है। उसके माता पिता उससे कहते हैं कि बेटा ऐसा है कि तुम कोचिंग जहाँ करना है करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके माता पिता उसका तलाक करवा देते हैं। अब दोनों का तलाक हो जाता है। अब उसके माता पिता जब देखते हैं कि 1 साल और बीत गया, वो एकदम करीब पहुंचकर यूपीएससी की परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पा रही है, तो उसे दिल्ली कोचिंग करने के लिए भेज देते हैं और फिर वो दिल्ली में पढ़ाई करने लगती है और इस बार उसका सिलेक्शन एसडीएम के पद पर हो जाता है। एसडीएम के पद पर उसका चयन होने के बाद ट्रेनिंग के लिए वो चंडीगढ़ जा ही रही थी कि अचानक वो रिक्शा खोज रही थी और उसे फिर मुकेश मिल जाता है। ये कोई और नहीं, दोनों पति पत्नी होते हैं। फिर दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। पूरी कहानी वहीं पहुंच जाती है जहां से शुरू हुई थी। अब दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। अंजलि मुकेश से पूछती है कि तुम्हें ये सब कैसे हुआ। तो वो बताता है कि दरअसल तुमने जो मेरे ऊपर मुकदमा किया था, कोर्ट केस किया था तलाक का, उसमें जो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे उसमें मैंने अपने सारे खेत और बहुत सारे सामान, जो कुछ पैसा कमाया था वो तो दिया ही, अपने खेत गिरवी रख दिए थे और उन खेत को अब छुड़ाने के लिए मैं यहाँ पर दिल्ली में रिक्शा चला रहा हूँ। अंजलि सोचती है कि इसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं से मैं हूँ।
वो उसे अपना नंबर देती है और फिर तब तक ट्रेन आने की घोषणा प्लेटफार्म पर होने लगती है और फिर अंजलि अपनी ट्रेन पकड़कर चंडीगढ़ पहुंच जाती है जहां उसे एसडीएम की ट्रेनिंग करनी थी। अब जब वो पहुंच जाती है, शाम को मुकेश उसके पास कॉल करता है। मुकेश और अंजलि दोनों बातें करते हैं। अंजलि मुकेश से कहती है कि तुम मेरे पास चंडीगढ़ चले आओ। अब मुकेश थका हारा चंडीगढ़ पहुंच जाता है। चंडीगढ़ पहुंचने के बाद वो लोगों को क्या बताती कि ये कौन है, कैसा है। वो एकदम फटे हाल में, पुराने कपड़े में, मजदूर सा दिख रहा था। सबसे पहले उसे ले जाती है, नए कपड़े खरीदती है। फिर उसके बाद मंदिर में जाकर दोनों एक बार शादी कर लेते हैं। दोनों का जीवन अच्छी तरीके से चलने लगता है। उसके बाद कुछ दिन बाद एक संतान हो जाती है दोनों के। और जब संतान लेकर दोनों अपने पैतृक गांव पहुंचते हैं, आजमगढ़ का, जहां का मुकेश रहने वाला था, तो पूरे गांव वाले जब पूरी कहानी एक बार सुनते हैं तो पूरे गांव वाले बहुत खुश होते हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जब छोटी छोटी गलतियों की वजह से आपसी रिश्ते खत्म के कागार पर आ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। लेकिन समय रहते अगर एक दूसरे की पहल हो, एक दूसरे अच्छे से जुड़ना चाहते हो, एक दूसरे से रिश्ता बनाने की थोड़ी सी भी अंदर अंकुरित बीज बचा हो, तो फिर से रिश्ते वापस उसी डगर पर आ सकते हैं और जीवन फिर से एक बार अच्छी दिशा में, अच्छे रास्ते पर चल सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी कहानी। उम्मीद है पूरी कहानी आपको पसंद जरूर आई होगी। पसंद और समझ आई हो तो इसे अपने जानने वालों तक, कुछ लोगों तक, इष्ट मित्रों तक शेयर कर देना। मिलता हूँ ऐसी एक नई कहानी के साथ आपको जल्द ही। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ये जरूर बता देना कि आप ये पूरी कहानी, आप ये पूरी वीडियो कहाँ से देख रहे थे, किस जिले से, किस प्रदेश से, किस गांव से, किस मोहल्ले से। मिलता हूँ ऐसी एक नई कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।